नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सार में। और आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है लास्ट के एक साल का, उसको कवर करेंगे HCS 2026 के लिए। तो HCS में जो इंटरनेशनल रिलेशन से अभी तक जो करंट अफेयर पूछे गए हैं वो मोस्टली 3 थीम्स पर ही बेस्ड थे, जिनमें पहला था इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशंस की मैचिंग करने के लिए आ जाता है यूजुअली। और दूसरा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटीज़ जो हैं, जो रिसेंटली उनकी समिट कोई होती है तो उससे रिलेटेड, साथ ही साथ इनके मेंबर्स से रिलेटेड। और दूसरा मैप से रिलेटेड, जो रिसेंटली मैप से रिलेटेड जो भी रिसेंट की घटनाएं हैं, जैसे स्टेट ऑफ हर्मुज जो है वो न्यूज़ में है, ईरान न्यूज़ में है, इसराइल न्यूज़ में है। तो इन सभी की बॉर्डरिंग कंट्रीज और इन सभी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं करंट अफेयर ऑफ HCS में, लेकिन इस बार क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन 12 से 15 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, वरना यूजुअली जो इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से वो एक या दो ही पूछे जाते हैं अभी तक। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम इस लेक्चर को। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑपरेशंस को सबसे पहले कवर करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज को और मैप्स को। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे चीज़ों की, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो हम थीम से स्पेसिफिक ही पढ़ाएंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इसमें एक बार में कवर कर लेंगे। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो इसको आप रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, स्टिल कुछ समझने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ जो सिविल सार की बुकलेट 1 है, करंट अफेयर हरियाणा स्पेशल और मिसलेनियस वाली, उसका साथ साथ रिवीजन करते रहोगे तो बहुत ही अच्छे ये टॉपिक तैयार हो जाए। पेपर को आपके समय बचा है कम, और इसी क्रम में सिविल सार ने लॉन्च कर दी हैं ये 3 बुकलेट, जिसमें से जो पहली 2 बुकलेट हैं क्वेश्चन बैंक फॉर प्रीलिम्स और करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, ये सिविल सार पहले ही लॉन्च कर चुका था। और तीसरा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, यहाँ पर जो HCS के प्रीवियस क्वेश्चन है और जो UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सभी की जो मेन थीम्स है वो हमने इसके अंदर कवर करा दी है। तो इन 3 बुकलेट्स को पढ़ के आप अभी भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लिया है तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ करिए प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर मिसलेनियस हरियाणा स्पेशल को मैराथन के साथ देखिए, ताकि आपके ये तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं, जिसमें हरियाणा स्पेशल, करंट अफेयर और मिसलेनियस है। और क्विक रिवीजन बुकलेट से जो भी आपका स्टैटिक सिलेबस है वो रिवाइज कर लो। तो इन तीनों से अगर आप पढ़ोगे अभी भी, तो आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन बैंक है ये ना पढ़े। अब आप क्या करें कि जो मेरा मैराथन है इनको देखें, जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो आपकी दूसरी बुकलेट है करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, यानी समसामयिकी, विविध और हरियाणा विशेष, इसको रीड करते रहें, महामैराथन को देखते रहें। लगभग 24 घंटे में मैं इस पूरी बुक को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो 24 घंटे का मैराथन, और इससे एक बार रिवीजन कर लो। ये 200 पेज की है लगभग। ठीक है, दूसरा जो क्विक रिवीजन बुकलेट है ये लगभग सिर्फ 100 पेज की है, और इस पूरी बुकलेट को रट डालो बिल्कुल एकदम ढंग से। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कम है, चाहे उसको गूगल करना पड़े, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और जहाँ से लगभग ये मान के चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इस क्विक रिवीजन बुकलेट से डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट के जानिए, 100 पेज की है ये, और इसको जो है मैराथन के साथ प्रिपेयर करो। इन दोनों को भी अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर लोगे, ये मैंने रिवीजन कॉम्बो के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप इनको परचेज करके पढ़ना शुरू करिए। क्विक रिवीजन बुकलेट सिर्फ 100 पेज की, इसको खुद रट्टा मारियो, डेली 30 पेज भी करोगे तब भी ये कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल है, इसको मेरे मैराथन के साथ देखो। इन दो से भी आप अपना सिलेबस 100% अभी भी कवर करके जा सकते हो, और चांसेस हैं कि आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% कर ही लोगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से आपको आइडिया है सब्जेक्ट्स का और थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते हो, तो स्टिल चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। टाइम बहुत कम बचा है, वेट मत करो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो और इन दोनों बुक से रिवीजन करो, जिसमें पहली बुक मैं मैराथन के माध्यम से करा रहा हूँ, दूसरी बुक आपसे खुद रीड करनी। तो ये 300 पेज का लगभग रिवीजन कॉम्बो है,
और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा है, तो फिर ये आपको इसमें लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे प्रश्न बैंक में, यानी क्वेश्चन बैंक में, और इन दोनों से आप 300 पेज में रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसको जो परचेज करने की लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सिविल सार के, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। आते हैं आज का लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन से, और जो सबसे पहली थीम हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, इंपॉर्टेंट जो इंडिया ने करे हैं, साथ ही साथ जो रिसेंटली चल रहे हैं वर्ल्ड में, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला अभी जो सबसे रिसेंट का चल रहा है वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये किसका ऑपरेशन है? ये है यूएस और इजराइल का, जो इन दोनों ने मिलकर अटैक किया है अभी किसके ऊपर, ईरान के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने इन दोनों पे अटैक किया है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 है इसका नाम। ठीक है, अब क्या है कि यूएस तो बहुत दूर है ईरान से, तो इसके जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, इसको टारगेट कर रहा है ईरान, और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में जो जितना भी आपका ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीएनजी पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अटैक कर रहा है। साथ ही साथ उसने जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको भी बंद कर दिया है। आगे हम लोग इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ईरान के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ये हम मैप्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको जो ऑपरेशन है उन पर ध्यान देना है। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये किसका है? ये है यूएस का और इजराइल का। किस पे अटैक किया है इन दोनों ने मिलके? ईरान पे। ठीक है, बेसिकली ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स हैं उन पर अटैक किया है, और इसका जो रीजन है वो यही है कि कहीं जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, तो उससे पहले ही उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एबोलिश करना है। ठीक है, अब इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इन्होंने क्या किया था कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया था, जो पहली स्ट्राइक थी उसमें। ठीक है, और ये जो चोक पॉइंट है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ईरान ने बंद कर दिया है रिटेलिएशन में, यहाँ से लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है वो इसी वे से पास करता है। ठीक है, तो इस वजह से अब क्या है कि इंडिया को भी रशिया से और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से ऑयल खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेड लगा हुआ है ईरान की तरफ से। अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि ईरान ने 2 इंडियन शिप्स पे अटैक भी कर दिया था। ठीक है, तो ये था आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये यूएस एंड इसराइल का है ईरान के ऊपर, और ईरान का इसका रिटेलिएशन में है ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। इसके बाद है ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन किया जो है ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है इंडिया के अंदर। अब बेसिकली क्या है कि कश्मीर वैली में तो पहलगाम के बाद से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट कोशिश कर रहे हैं वो जम्मू वाले रीजन से कर रहे हैं। तो जम्मू वाले रीजन में इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन किया जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस किसने शुरू किया है? आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों ने मिलके किया है। ठीक है, तो इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो मैचिंग के लिए आएगा, तो सिर्फ इतना याद रखो कि ऑपरेशन किया जो है ये जम्मू रीजन में है, और ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए है, जो टेररिस्ट जम्मू के रीजन से घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है ये कब लॉन्च हुआ था? जो ईरान और इजराइल की वार है ये अभी तो चल ही रही है यूएस के साथ मिलके। 2025 में भी ये वॉर शुरू हुई थी, आपको पता हो तो। इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत सारे मिसाइल गिराए थे, और बदले में रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे मिसाइल गिराए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे 2025 के टाइम पे जो इंडियंस रह रहे थे इजराइल में उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अब डायरेक्ट वार जोन में जाने के बजाय क्या किया गया था कि सॉरी ये ईरान और इजराइल दोनों से ही इवैक्यूएट किया गया था, सिर्फ इजराइल कि डायरेक्टली उन कंट्रीज में लैंड करने के बजाय जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे थे उनसे बोल दिया गया था कि आप अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज में चले जाओ, जैसे आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, इजिप्ट, और फिर वहाँ से उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया था। ठीक है, लगभग 4400 इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। ठीक, तो ये है आपका ऑपरेशन सिंधु। इतना ज़्यादा तो कोई नहीं पूछेगा कि कितनों को किया गया था और कैसे किया गया था, मेन है कि कहाँ से किया गया था और कब किया गया था। तो ईरान और इजराइल की जो वॉर हुई थी 2025 में, उस टाइम पे ईरान और इजराइल से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ये याद रखना, सिंधु। इसके बाद है ऑपरेशन सागर बंधु। ये सागर बंधु किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका
श्रीलंका के लिए, ठीक है। अब श्रीलंका में क्या है कि जो साइक्लोन दितवा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया था, और डिस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत सारे जो इसके आसपास का जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था, और बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो भी डिस्प्लेस हो गए थे। तो उन सभी के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। अब जो श्रीलंका है वो बिल्कुल इंडिया का क्लोज है, तो क्लोज को हम क्या बोल देते हैं? बंधु। तो इसलिए सागर बंधु जो है वो रिलेटेड है किससे? श्रीलंका से। इसके बाद आता है आपका ऑपरेशन सिंदूर और महादेव। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो है इंडिया ने लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, जहां पर हमने उनकी जो टेररिस्ट साइट्स हैं उनको टारगेट किया था, ठीक है। तो ये पिछले साल किया था हमने 2025 के दौरान। और ये जो महादेव है ये इंडिया की टेरिटरीज पे ही जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए जो है ये ऑपरेशन महादेव इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो पहलगाम के आतंकी थे जो है कश्मीर के जंगलों में छुपे हुए थे, तो उनको पकड़ के उनको मारने के लिए ये महादेव का जो महादेव ऑपरेशन जो है चलाया गया था। लगभग 93 डे का ये डोमेस्टिक हंट था उनके लिए, ठीक है। सिंदूर में हमने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो ये था बस, इसमें और कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑब्वियसली हर एक को बच्चे को पता है। तो महादेव याद रखना कि ये जो वो टेररिस्ट थे जो भाग करके छुप गए थे आपके जंगलों में जाके, तो उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये ट्राई सर्विसेज था, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये मार्च 2025 का है, और ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए? जब म्यांमार में जब अर्थक्वेक आ गया था, तो वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको रिलीफ के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है? म्यांमार से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था हैती में जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि हैती में क्या था कि जो वहां पर गैंग्स हैं उनमें वॉर चल रही थी, गैंग वॉर। तो उस वजह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हैती से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। तो याद रखना इंद्रावती। दूसरा इसमें डायरेक्टली हमने इसमें भी यहाँ पर भी जो है डायरेक्टली यहाँ से हैती से नहीं इनको इवैक्यूएट किया, उनको बोला पहले आप जो उसके पड़ोसी कंट्री है वहाँ पर जाओ, डोमिनिकन रिपब्लिक में, और फिर वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया गया था, ठीक है। कुछ जो फंसे हुए थे यहाँ पे उनको एयरलिफ्ट भी किया गया था हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो इतना मतलब डीप में तो नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन किससे, कौन सा ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। तो इंद्रावती रिलेटेड है हैती से, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे याद रखोगे? अगर सिंपल बताओ तो इंद्र जो भगवान है वो किसके ऊपर बैठते हैं? ऐरावत पे, और ऐरावत क्या है? हाथी। तो हाथी से लगा लो हैती, ठीक है। इसके बाद आता है ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय जो है से हमारा जो इवैक्यूएशन है इसके लिए था, और इसराइल और हमास के वार के टाइम का है ये, ठीक है। एक इसराइल और ईरान के वार के टाइम का हमने कौन सा देखा था? अगर आप याद कर सको तो कौन सा था वो बताओ? वो था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? ये है ऑपरेशन अजय, ठीक। तो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से जो इवैक्यूएट किया गया था वो किया गया था ऑपरेशन अजय के अंदर, ठीक है। लगभग 1340 सिटीजन्स को तेल अवीव से चार्टर्ड फ्लाइट्स के द्वारा लेकर के आ गए थे इंडिया में, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेशन अजय। इसके बाद ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में जब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई थी सूडान के, वहाँ पे सिविल वार हो गई थी, तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। तो कावेरी सूडान, तो सूडान में जब सिविल वार हो गई थी तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ठीक। ऑपरेशन दोस्त जो है टर्की के लिए चलाया गया था, ठीक है। ये तो सबको पता है। और फिर उसने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम? ये भी सबको पता है कि उसने उल्टा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया था, ठीक है। तो टर्की एंड सीरिया में भी क्या आ गया था? अर्थक्वेक आ गया था लगभग 7.8 तीव्रता का, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो उसकी हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त, हमने दोस्त बनाना चाहा टर्की को, पर वो दोस्त रहेगा किसका? पाकिस्तान का ही, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया था जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो यूक्रेन में जो फंसे हुए थे इंडियंस वहाँ से निकालने के लिए चलाया गया था कौन सा? ऑपरेशन गंगा, ठीक है।
तो ये कुछ पुराने जो हैं ये भी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि पुराने भी कई बार मैचिंग में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये संकल्प जो है चलाया गया था बेसिकली रेड सी वाले रीजन में और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वाले रीजन में ही चलाया गया था ये 2019 से। और ये किस लिए था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बनी रहे, और जो भी ऑयल के टैंकर्स हैं या फिर जो कमर्शियल टैंकर्स जो जा रहे हैं उनके ऊपर किसी तरह का अटैक ना हो। कई बार समुद्री लुटेरे और हूथी रिबल्स वगैरह ये अटैक कर देते हैं, तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ऑपरेशन संकल्प जो है ये तब से चल रहा है। किसका? इंडियन नेवी का है ये। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है ये, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के लिए ही है। जो इंडियन फ्लैग्ड मर्चेंट वेसल्स हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या नाम है? ऑपरेशन संकल्प, यानी नेवी ने संकल्प ले रखा है कि किसी भी तरह की लूटपाट नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स होंगी उनको। ठीक है, तो ये थे मेन ऑपरेशन। एक बार इनको फिर से रिवाइज करते हैं। वैसे तो इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें रटवाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो एपिक फ्यूरी किसने लॉन्च किया हुआ है अभी रिसेंटली? यूएस ने और इसराइल ने मिलके किसके ऊपर अटैक किया हुआ है? ईरान पे। ईरान ने उसके रिटेलिएशन में कौन सा किया हुआ है? ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन किया किसके लिए किया? जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से? जम्मू वाले रीजन में। तो जम्मू वाले रीजन में इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने के लिए हमने ऑपरेशन किया। इसके बाद सिंधु किसके टाइम पे किया गया? जब ईरान और इसराइल की पहले बार हुई थी, तो वहां से इवैक्यूएट करने के लिए सिंधु हमने लॉन्च किया था। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंडिया में जो शुरुआत मानी जाती है सिविलाइजेशन की, वो किससे मानी जाती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इंडस को क्या बोलते हैं? सिंधु भी। तो इसलिए जो ईरान और इसराइल की पहली वॉर हुई, यानी शुरुआत वाली वॉर हुई, तब हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसके बाद सागर बंधु, हमारा बंधु कौन है? श्रीलंका। तो श्रीलंका के लिए था सिंदूर और महादेव। ऑलरेडी याद हो गया होगा, महादेव उन इन्फिल्ट्रेटर्स को और उन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए था जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने म्यांमार के लिए किया था, जो वहाँ पर अर्थक्वेक हुआ था उसके हेल्प के लिए, उसके रिलीफ के लिए। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती हमने चलाया था हैती। और कैसे याद करोगे? इंद्र किस पे बैठते हैं? हाथी पे, तो हैती से इंद्रावती। इसके बाद ऑपरेशन अजय, इसराइल और हमास के बीच में जब वॉर हुई थी वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। और कावेरी जो है ये लॉन्च किया गया था सूडान में जब सिविल वार हो रही थी, वहाँ से बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्त टर्की और सीरिया, जो भारत के दोस्त नहीं है टर्की तो खासकर। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन गंगा, रशिया और यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन से फंसे हुए लोग थे उनको बचाने के लिए। ठीक, और ऑपरेशन संकल्प किसने किया हुआ था? इंडियन नेवी ने अभी तक किया हुआ है कि इंडियन फ्लैग वेसल्स पे कोई अटैक ना करे। हालांकि अभी क्या हो रहा है ये तो आपको भी पता है, इंडियन फ्लैग वेसल्स पे रिसेंटली अटैक किया है ईरान ने। तो पुरानी बातें हैं, थोड़ी सी पढ़ रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो अब देखेंगे जो कि हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेन जिनकी समिट्स रिसेंटली हुई होंगी वो देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, थीम 2 के अंदर। और साथ ही साथ उनके मेंबर्स कंट्रीज, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं और कब वो शुरू हुई थी, ये भी थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री वगैरह देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या है कि जो मल्टी स्टेटमेंट होते हैं उनमें उसकी हिस्ट्री वगैरह भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली एससीओ समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तियानजिन, चाइना में। मोदी जी गए थे और फोटो भी बहुत फेमस हुई थी जिसमें मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जो है एक साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इस बार इम्पोर्टेंट समिट थी। तो एससीओ समिट कहाँ पर हुई है इस बार? तियानजिन, चाइना में। ठीक है, और तियानजिन डिक्लेरेशन इसमें साइन हुआ है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, कोई नहीं पूछेगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसमें जो है एससीओ एंटी ड्रग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपकी एससीओ है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बनी थी? ये बनी थी 2001 में। ठीक है, जून 2001 में बनी थी ये। और जो 1996 में का शंघाई 5 है उसी से ही इवॉल्व हुई थी। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल समिट थी ये भी आपकी शंघाई में ही हुई थी। ठीक है, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? 2017 में, यानी इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। अब इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया था इसको 2017 में? क्योंकि उसी टाइम पे पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। अब कहीं पावर बैलेंस जो है वो ना गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा था, तो इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में ज्वाइन किया था किसको? शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को।
जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है, और इसका जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है ये ताशकंद में है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये जो ताशकंद है यहाँ पर जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मिलेगा ताशकंद में। ठीक है, अब इसमें कितने 10 मेंबर हैं इसमें टोटल। ठीक है, 10 मेंबर हैं, जिनमें जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो हुआ है बेलारूस। ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। अब इसके अगर मेंबर्स देखें तो चाइना तो होगा ही भाई, चाइना शंघाई तो चाइना का तो ये है ही। इंडिया भी 2017 में आ गया था, पाकिस्तान भी 2017 में आ गया था। अब रशिया तो चाइना का दोस्त है तो वो भी यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब ईरान भी जो है चाइना का दोस्त है और चाइना लेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ईरान ना हो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अब बेलारूस जो है ये रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि इसने जो यूक्रेन वॉर है उसमें बेलारूस ने अपनी जो ज़मीन है उसका भी इस्तेमाल करने की जो है परमिशन दे दी थी रशिया को। तो रशिया यहाँ पर है तो बेलारूस भी आ गया। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये भी सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनको याद अगर वैसे रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगे, थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 मेंबर्स कैसे याद किए हमने, शंघाई है तो चाइना तो होगा ही। ठीक है, इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था और पाकिस्तान ने भी 2017 में ज्वाइन किया था। ईरान ने भी ज्वाइन कर रखा है क्योंकि ईरान भी चाइना का दोस्त है। ठीक है, रशिया ने ज्वाइन कर रखा है, रशिया भी चाइना का दोस्त है। और बेलारूस ने ज्वाइन कर रखा है क्योंकि बेलारूस रशिया का दोस्त है। ठीक है, उसके अलावा जो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है आपकी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन चारों ने भी ज्वाइन किया हुआ है किसको, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये ओ को मैं ऑफ पढ़ लेता हूँ बार बार। ठीक है, तो ये था आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, कहाँ पर हुई थी रिसेंटली समिट इसकी, तियानजिन चाइना में हुई थी। रिसेंटली एसयू एंटी ड्रग सेंटर जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो एंटी टेररिज्म वाला स्क्वाड है ये कहाँ पर बेस्ड है, ताशकंद में। और 2001 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे, और जो सबसे रिसेंटली इसके मेंबर बने हैं वो है बेलारूस। ठीक है, तो ये था आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आसियान जो समिट 47th हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये कुआलालंपुर में हुई थी। और इसमें क्या है कि अब पहले इसमें 10 मेंबर थे, अब इसमें 11 मेंबर हो गए। ठीक है, और जो रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है टिमोर लास्टे, ये जरूर याद रखना क्योंकि ऑप्शन में ये जरूर पूछा जाएगा अगर जो इसके मेंबर पूछ लिए आपसे आसियान के। ठीक है, और 2026 को आसियान ने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉरपोरेशन। ठीक है, अभी आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में। देखो आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है तो वैसे ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये चाइना वाले साइड में पड़ता है जहाँ साउथ चाइना सी है, तो ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है, आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि साउथ चाइना सी में पड़ती हैं, एक ही तरफ को हैं सारी की सारी कंट्री। ठीक है, तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, ये भी याद कर लो, बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर पूछ ले किससे रिलेटेड है तो वो आसियान से रिलेटेड है। ठीक है, पहली समिट इसके बाली में हुई थी 1976 में, ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो 19, मतलब ये याद मत करो, थोड़ा दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये 60s के टाइम पे हो गया था, क्या पता क्रोनोलॉजी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो आसियान समिट जो 47 हुई थी ये थी कुआलालंपुर में, और 1967 में ये जो आसियान है ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, ये याद कर लो, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 इसके मेंबर हैं जिसमें टिमोर लेस्टे जो है ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, अब इसके अगर मेंबर देखोगे तो वही सारे के सारे जो आपके कंट्रीज हैं चाइना के आसपास वाले वो सारे मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो देख लो कि इंडिया के आसपास वाले कौन से हैं। तो इंडिया के आसपास वाले एक तो म्यांमार है और एक आपको थाईलैंड मिलेगा। ठीक है, बाकी ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और टिमोर लेस्टे अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो इनके नाम मतलब याद रखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे कंट्रीज एक साथ ही है, इनका गुच्छा सा है आइलैंड्स का। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो इसमें बस ये याद कर लो कि इंडिया के पास वाला कौन सा, म्यांमार है और थाईलैंड है। बाकी वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, इसमें कुछ भी नाम जो है वो अलग सा आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक ब्रूने है थोड़ा अलग सा, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। सिंगापुर भी थोड़ा अलग सा, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, और टिमोर लेस्टे तो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है तो ये तो याद हो ही जाएगा। तो ये था आपका आसियान। तो आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है।
ठीक है, तो ये था आपका आसियान के बारे में। अब आता है 17 ब्रिक्स समिट जो रियो दे जनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, खासतौर से इसके मेंबर वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि रियो ने डिक्लेरेशन किया, ये फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं देखना है हमको। हमको एक तो देखना है कि इसकी हिस्ट्री की शुरू कब से हुआ था, और फिर देखना है कि अभी रिसेंटली इसमें कौन कौन से मेंबर्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स, और इसकी जो पहली समिट है ये रशिया में हुई थी, याकंटेनबर्ग में, ठीक है। तो ये याकांतेरिनबर्ग, थोड़े डिफिकल्ट नेम होते हैं ये रशिया में, ठीक है। तो याकंटेरिनबर्ग रशिया, बस ये रशिया याद कर लो कि रशिया में इसकी पहली समिट हुई थी 2009 में। तब ये था ब्रिक, ठीक है। तब इसको ब्रिक बोलते थे क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, और तब से इसका नाम पड़ गया क्या, ब्रिक्स, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर, कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है क्योंकि ये एक इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, एक तरह से ग्रुपिंग है, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बैंक आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसके अंदर आता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो ब्रिक्स की किस लिए है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे चले, जो सारी चीज़ें हैं वो वेस्टर्न स्पेसिफिक और यूएस स्पेसिफिक ना रहे, तो उसी से आप याद कर सकते हो कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, ये भी ब्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है, ये याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और इसका अगर जो न्यूएस्ट मेंबर देखें तो वो इंडोनेशिया है। वियतनाम को अगर आप आ जाए ऑप्शन में, तो वियतनाम इसका मेंबर नहीं बना है अभी। वियतनाम ने अभी सिर्फ एज पार्टनर ही ज्वाइन किया है ब्रिक्स को, ठीक है। तो ब्रिक्स में भी अब 11 मेंबर हो गए हैं, आसियान में भी 11 मेंबर हो गए हैं। आसियान में जो सबसे रिसेंटली जो ऐड हुआ था वो था टिमोर लेस्टे, और जो ब्रिक्स में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है उसका नाम है इंडोनेशिया, ठीक है। अब ब्रिक्स के तो मतलब नाम याद रखना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने इनके लिए क्या है कि एक ट्रिक बनाई हुई है। ब्रिक्स से ये तो 5 क्लियर हैं कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। उसके बाद जो रिसेंटली ऐड हुए हैं उनको याद कर लो, आई सी यू से, यू ये वाला नहीं है, ये यू वाला, ये यू, आई सी यू, ठीक है। और इसमें आई जो है ये 2 बार है, तो आई आई सी यू से याद कर लो इसको, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, इजिप्ट और इथियोपिया, ये दोनों है, दोनों ई वाले हैं ये, ठीक है। तो ई आ रहा है ना, तो ई वाले दो हैं, इजिप्ट और इथियोपिया। ईरान भी ऐड हो गया है, ठीक है। ईरान हमने देखा शंघाई में भी ऐड हो गया, और जो है ब्रिक्स में भी ईरान ऐड हो गया है, ठीक। मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट से भी 2 कंट्रीज आ गए हैं, यूएई और सऊदी अरेबिया, ठीक। चाहे आप इससे ट्रिक से ना भी याद करना चाहो तो लॉजिकली भी आप चीज़ों को पकड़ लो, उस तरह का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा, इंडोनेशिया ने सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और वियतनाम जो है वो पार्टनर स्टेट है, ना कि मेंबर, ठीक। तो ब्रिक्स से ये 5 तो याद हो ही गए। इसके अलावा याद कर लो इजिप्ट और इथियोपिया। मिडिल ईस्ट से याद कर लो यूएई और सऊदी अरेबिया। ईरान तो हो गई क्योंकि ईरान दोस्त है रशिया का और चाइना का, ठीक है। और इसके अलावा इंडोनेशिया ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक। वियतनाम ने एज अ पार्टनर स्टेट ज्वाइन किया है, बट वो अभी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स कब एस्टेब्लिश हुआ था, वैसे ब्रिक जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 2009 में, 2010 में ब्रिक्स बन गया था जब इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो ऐड हो गया था, ठीक है। और ये इसके 11 मेंबर्स हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद करते हैं COP 30 की जो क्लाइमेट समिट है, COP 30। वैसे तो इसको हम जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर है उसके अंदर करवाएंगे, बट स्टिल चलो समिट्स कवर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये कहाँ पर हुई, तो ये याद कर लो, ये ब्राज़ील में हुई थी। अच्छा, ये जो हमने ब्राज़ील में है, ठीक है। और जो हम ये COP 30 जो हुई थी आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की, ये भी आपकी ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जो है ये अडॉप्ट किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इंडिया ने इसके अपना जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2.0 भी इसी समिट में लॉन्च किया था, ठीक है। तो UNFCCC ने अडॉप्ट कब किया था, 1922 में जो अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर जो है जो रियो डे जनेरियो में हुई थी, वहाँ पर इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ये हुई थी आपकी बर्लिन जर्मनी के अंदर 1995 के अंदर,
ठीक है। तो यूएनएफसीसी की शुरुआत कब से मानते हैं हम लोग? 1992 अर्थ समिट हुई थी जो रियो दे जनेरियो में, और पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई 1995 जर्मनी में, और जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 नंबर की हुई है वो हुई है ब्राज़ील में, जहाँ पर हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जो है इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है। अच्छा, यूएनएफसीसीसी का जो सेक्रेटरीट है ये बोन जर्मनी में है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ? बोन जर्मनी के अंदर। ठीक। तो ये था आपका COP30 के बारे में। अब COP30 का जो हेडक्वार्टर है ये बोन जर्मनी में, कैसे याद करोगे कि जो ये COP कॉप है ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि हम जर्म्स को ख़त्म करें। ठीक है। तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जर्मनी में होगा। ऐसे याद कर लो। ठीक है। तो COP30 अभी रिसेंटली कहाँ हुई? ब्राज़ील में हुई थी। इसके अंदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड TFFF जो है ये अडॉप्ट किया गया, और इंडिया ने अपना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया है इसके अंदर। और यूएनएफसीसी की शुरुआत मानी जाती है 1992 अर्थ समिट से, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। रियो समिट भी बोलते हैं इसको। और जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये बर्लिन जर्मनी 1995 में हुई थी। यूएनएफसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी के अंदर है। करेंटली इसके अंदर 198 पार्टीज हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। ठीक। इसके बाद है पैक्स सिलिका। अब ये पैक्स सिलिका क्या है कि ये एक यूएस लेड, ये किस लिए है कि यूजुअली क्या है कि जो जितनी भी आपकी सेमीकंडक्टर चिप वगैरह हैं इन सभी पर जो मोनोपोली है वो किसकी है? चाइना की है। तो पूरा सप्लाई चेन क्या है? चाइना ने पकड़ रखा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए और जो डिसरप्शन है वो ना आए सप्लाई चेन में, उसके लिए इनिशिएटिव शुरू किया है किसने? यूएस ने। ये पैक्स सिलिका इसका नाम है। तो इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है इस पैक्स सिलिका को। ठीक है। तो ये सप्लाई चेन के लिए है ताकि जो मोनोपोलीज हैं जैसे चाइना उसको ख़त्म किया जा सके। दिसंबर 2025 में ही शुरू हुआ था। और पैक्स का मतलब होता है पीस एंड स्टेबिलिटी, और सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन फाउंडेशन टू चिप्स। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, और इसकी 11 सिग्नेटरीज हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंडिया भी इसका सिग्नेटरी याद कर लेना। ठीक है। तो इसके भी 11 मेंबर हैं। ब्रिक्स के भी 11 हो गए, शंघाई के भी 11 हो गए, और पैक्स सिलिका के भी 11 हो गए। ठीक है। अब इसमें यूएसए की है, तो यूएसए तो हो गई। यूएसए का मित्र मुल्क ऑस्ट्रेलिया और यूके जापान भी होंगे। ये यूएसए के मित्र मुल्क है ना। और एक साउथ कोरिया भी यूएसए का बहुत बड़ा मित्र मुल्क है। तो ये यहाँ पर है। अब याद करना रखना कि यूएसए का एक मित्र मुल्क जर्मनी भी है, वो यहाँ पे नहीं है। इटली भी है, वो यहाँ पे नहीं है। फ्रांस भी है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो यही जो है पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में आपको घुमाने के लिए। तो ये तीनों इसके जो मेंबर है वो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट से बात करें तो एक तो यूएई है, एक कतर है, सऊदी अरेबिया नहीं है। सऊदी अरेबिया इसके अंदर नहीं है। सऊदी अरेबिया किसके अंदर था? ब्रिक्स के अंदर था। ठीक है। तो यूएई ब्रिक्स के अंदर भी था, और यूएई पैक्स सिलिका के अंदर भी है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट से कतर है। ठीक है। उसके बाद सिंगापुर है। इजराइल तो होगा ही क्योंकि वो मित्र मुल्क है। ग्रीस याद कर लेना। ठीक है। अब सिंगापुर और ग्रीस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए इन दोनों को एक बार देख लो कि ये भी पैक्स सिलिका का पार्ट है। ठीक है। ताइवान इसका पार्ट नहीं है, ये नॉन सिग्नेटरीज हैं। ठीक है। इन्होंने साइन नहीं किया है अभी इसको। और EU ने भी पार्टिसिपेट करते हैं बट लेकिन अभी तक इसको साइन नहीं किया है इन्होंने। तो ताइवान को देख करके भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यूएस लेड है तो ताइवान होगा, बट एक्चुअली में ताइवान इसका पार्ट नहीं है, और EU भी नहीं है। ठीक। तो यूएसए है, यूएसए का मित्र मुल्क ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जापान है, और इजराइल है। इजराइल भी दोस्त है, साउथ कोरिया भी दोस्त है। मिडिल ईस्ट से देखें तो यूएई और कतर है। उसके अलावा सिंगापुर है, ग्रीस है, इंडिया तो है ही अब 11वां, ताइवान नहीं है, और EU नहीं है। मतलब ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बट अभी तक इन्होंने सिग्नेटरीज ये लोग नहीं है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया है कि सेमीकंडक्टर और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। इसके बाद है किम्बरले प्रोसेस। इंडिया ने इसकी रिसेंटली चेयरमैनशिप जो है अज्यूम की है किम्बरले प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो ये किम्बरले प्रोसेस किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डायमंड से। डायमंड यानी कि हीरा। अब इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या है किम्बरले प्रोसेस? तो सन 2000 के टाइम पे साउथ अफ्रीका में क्या चल रही थी? सिविल वार चल रही थी। किस लिए? हीरे के लिए। हीरे की खदानें होती थी, तो कभी उस पर कोई जो है आके कब्जा कर लेता था, दूसरों को मारता था, फिर कोई और कब्जा कर लेता था, दूसरों को मारता था। तो इसलिए से क्या हो रहा था कि बहुत
ब्लड शेड हो रही थी, ठीक है। तो इस ब्लड शेड की वजह से जो ब्लड डायमंड्स का कॉन्सेप्ट आया, ऐसे डायमंड्स जिनको पाने के लिए या फिर जो प्रोड्यूस हुए किससे, आपसी लड़ाई से, खून मर्डर वर्डर करके, तो इसको रोकने के लिए किसकी शुरुआत हुई, किम्बरले प्रोसेस की। इसका जो रीज़न है सिर्फ वो इतना है कि जो डायमंड है वो इस तरह से सर्टिफाई होना चाहिए कि इस जो डायमंड एक्सट्रैक्ट किया गया है उसमें किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी तरह का जो है मारकाट नहीं मची है उस डायमंड को आने के लिए। इसको सर्टिफाई करता है किम्बरले प्रोसेस, ठीक है। तो इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप ले ली है, रोटेशनल बेसिस पे चलती है। 2000 में शुरू हुई थी, साउथ अफ्रीका की मैंने कहानी बता दी आपको, ठीक है। और यूजिंग सिल्वर कैप्चर रोटेन, ठीक है। स्विट्जरलैंड से शुरुआत हुई थी इसकी किम्बरले प्रोसेस की, ठीक है। और रोटेट करती है, 60 पार्टिसिपेंट है, ये सब तो कोई नहीं पूछेगा। तो जो मेन था कि किम्बरले प्रोसेस किससे रिलेटेड है और क्यों इसकी शुरुआत हुई थी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद है हाई सीज ट्रीटी। इसमें क्या है कि अभी हम ना आगे जाकर के इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि हाई सी क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अभी इसी लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद कर लो कि इसके अंदर जो BBNJ रेटिफिकेशन है वो हुआ है, ठीक। अब ये BBNJ जो रेटिफिकेशन है किसके लिए हुआ है, ये हुआ है कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये बनाया जा सके हाई सी में। अब क्या है कि कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कुछ टेरिटोरियल वाटर होता है। अब वहाँ पे तो जो कंट्रीज़ हैं उनका अधिकार रहता है, वो सब कुछ देखती हैं। लेकिन जो हाई सी है वो क्या है, वो सबका है, तो इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि उसमें पोल्यूशन हो रहा है, ऑयल स्पिलिंग हो रही है। तो उन सभी को ध्यान में रखने के लिए अब क्या है कि UN क्लॉज के अंदर क्या बनाया गया है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। कहाँ पर, हाई सी के अंदर। इसी से रिलेटेड है ये ट्रीटी, BBNJ जो ट्रीटी है, ठीक है। इतना स्पेसिफिक मतलब रटने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट समझ लो कि अगर पूछ ले BBNJ क्या है तो थोड़ा बहुत आइडिया रहे आपके दिमाग में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा, इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हाई सी वगैरह ये सब चीज़ें क्या हैं ये अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही थी, और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है ये। और ये कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस में, खासकर कि GCC कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन सी कंट्री हैं स्पेसिफिकली। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, क्यों बनी थी, ये सभी देख लेते हैं। तो ये साइनिंग ऑफ अ जॉइंट, आपको पता है कि इंडिया का क्या है कि ये GCC जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है इंडिया का, ठीक है। क्योंकि इंडिया यहाँ से LNG पेट्रोलियम वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। अभी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है यानी GCC, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1981 में। एक तो ये याद रखो, ठीक है, 1981 में। और ये क्यों हुआ था कि जो भी पर्शियन गल्फ को बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर कर रही हैं, उन सभी कंट्रीज ने अपना एक क्या बना लिया था, यूनियन बना लिया, ठीक है। इसकी जो पहली समिट है वो अबू धाबी में हुई थी, और ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक है इंडिया का, ये मैंने आपको बता दिया। इसके हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में, ये याद रखना, ठीक है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसके, रियाद सऊदी अरेबिया में। देखो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो सही तरीका है वो ये है कि इजी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चंस एटलीस्ट हाफ आपके सही होने चाहिए, टफ क्वेश्चंस में भी एटलीस्ट 10% तो आपको आते हो बस। अब यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि टफ को 100% करने के लिए कि मैं तो सारे करके आऊँगा, उस चक्कर में क्या है कि जो ईजी और मॉडरेट है वो छोड़ देते हैं। अगर इजी क्वेश्चंस आपके गलत हैं तो आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो, इसीलिए। और ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है और वो भी आपका गलत हो रहा है तो फिर आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। इसलिए जितने भी मैंने सिविल सार के अंदर कंटेंट प्रोवाइड कराया वो ये उसी चीज़ पर बेस्ड है कि आपके ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। टफ गलत हो जाए कोई बात नहीं, टफ आएगा तो इन लेक्चरों में से नहीं आएगा, वो कहीं दूर दराज की चीज़ों में से आएगा, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि वो आपको नहीं आता होगा तो किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक है। बहुत ही कम लोगों को आता होगा, अगर आता भी होगा तो जो बहुत ही डिटेल में पढ़ रहा होगा, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस आते ही स्किप करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स हैं ये याद करने हैं हमको। सबसे पहले तो देखो सऊदी और UAE, ये तो आपको याद हो ही जाने चाहिए, ठीक है।
मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए कि सऊदी अरेबिया और यूएई हैं इसके पार्ट या नहीं। ठीक, अब कतर और कुवैत, ये भी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते साउंड कर रहे हैं, कतर कुवैत। यानी हिंदी में अगर हम देखें तो ये दोनों कैसे शुरू हो रहे हैं, कतर और कुवैत, ये भी दोनों हैं। उसके बाद ओमान और बहरीन, यहीं पर ही आप जो है दिमाग आपका घूमेगा जब आप इनको ऑप्शन में देखोगे कि बहरीन है या नहीं है या ओमान है या नहीं है। तो दोनों ही जीसीसी के मेंबर्स हैं। ठीक है, ओमान और बहरीन दोनों ही जीसीसी के मेंबर हैं। सऊदी यूएई भी मेंबर हैं, कतर कुवैत मेंबर हैं और ओमान और बहरीन। वैसे तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो एस क्यू यू भी ओके कर रखी है, बट बेकार ट्रिक है। इससे बेटर है कि थोड़ा लॉजिकली सोचो, और लॉजिकली सोचोगे तो सऊदी अरबिया और यूएई है, उसके बाद दो कै वाले हैं, कै वाले कौन से, कुवैत और कतर, और उसके बाद ओमान और बहरीन है। ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये था आपका जीसीसी। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये, 1981 में। कौन सी कंट्रीज हैं ये, जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती हैं, उन सभी कंट्रीज को मिला करके जीसीसी बना लिया था इन्होंने, और इंडिया का ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है। ठीक, कौन कौन है कंट्री, एक बार फिर से दिमाग लगाओ। एक तो सऊदी अरेबिया है और एक यूएई है, ये तो दिमाग में है ही। दो फिर कै वाले हैं, कै वाले कौन सा, एक तो कतर है और एक कुवैत है। ठीक है, इसके अलावा एक ओमान है और एक बहरीन है। ठीक, तो ये 6 हैं, ये याद रखने हैं आपको। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1981 में। ठीक, सिर्फ यही था इसमें मेन जो मैंने बता दिया है, बाकी मैप में और थोड़ा बहुत देखेंगे इसको। इसके बाद है ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, ये किसकी है, यूएन की है, बस ये याद रखना। और ये जो है ये बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि क्या करना है कि प्लास्टिक को कम करना है धीरे धीरे। और इंडिया ने क्या किया है कि इसके अंदर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इसको भी नेगोशिएट किया है कि भाई अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो प्लास्टिक को छोड़ रहे हैं तो उनको कुछ फाइनेंशियल एड या असिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये मैनेज कौन करेगा इसको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप, जो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, इसके बारे में एनवायरनमेंट में आपको पता होगा, और इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूनेप का जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केनिया में है, ये याद रखना, नैरोबी केनिया में। ठीक है, 175 मेंबर स्टेट है, ये कोई नहीं पूछेगा। तो बस ये याद रखो सबसे मेन तो कि जो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी है ये किसकी है, यूएन की है, यूनाइटेड नेशंस की है। और इंडिया ने जो है इसके अंदर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इसको भी पास कराया है। और ये बाइंडिंग है, ये भी याद रखना कि प्लास्टिक को हमें कम करना है। कौन इसको मैनेज करेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यूएचओ का जो पेंडेमिक एग्रीमेंट है, ग्लोबल पेंडेमिक एग्रीमेंट, ये क्या है कि एक्सेसिबल मिले जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उसके लिए, मतलब सारे कंट्रीज़ को मिलनी चाहिए, बस ये उससे रिलेटेड है, कुछ मतलब जनरलाइज्ड ही है चीज़ें। पेंडेमिक एग्रीमेंट है तो ऑब्वियसली वैक्सीन से रिलेटेड ही है, तो वैक्सीन के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इक्विटेबल एक्सेस के लिए है ये। ठीक, अब डब्ल्यूएचओ कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1948 को। मोस्ट स्पेसिफिकली याद करना चाहो डेट भी तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं हम 7 अप्रैल को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, इसे याद कर लो, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो डब्ल्यूएचओ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को, और पेंडेमिक एग्रीमेंट लेके आया जिसके अंदर जो वैक्सीन है उसका एक्सेस मिल सके डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब इंडिया ने क्या है कि अपने कोविन प्लेटफॉर्म को जो है डब्ल्यूएचओ के ग्रिड से जोड़ दिया है इसी चीज़ के लिए, ताकि इंडिया भी जो है वैक्सीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको बेहतर बना सके। ठीक है, इसके बाद आता है G7, ग्रुप ऑफ 7 जिसको बोलते हैं, G7 कंट्रीज। और रिसेंटली इसकी समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कनाडा में हुई थी, मोदी जी भी गए थे याद हो तो, जहाँ पर ट्रंप जो है फ़ोन करके बुला रहा था कि हमारे देश में भी आ जाओ, बट वो नहीं आए थे। आसिम मुनीर वहाँ पे बैठ के वेट कर रहा था। और क्या होता फिर, जब सभी जानते हैं वो टेबल की तरफ एक तरफ मोदी जी को बुला बिठाता, एक तरफ आसिम मुनीर को, दोनों के हाथ मिलवा के, और नोबेल पीस प्राइज़ लेने के चक्कर में था। बट मोदी जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मुझे तो ओडिशा में जाके एक सभा को संबोधित करना है। ठीक है, तो G7 इंडिया आउटरीच कंट्री की तरह इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है हर बार, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और
कान्हा से किस वाइल्ड फायर चार्टर और G7 क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान है? ये तो एक बार जस्ट अपने दिमाग में डाल लो इस चीज़ को, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि ये कान्हा किस वाइल्ड फायर चार्टर, ये किससे रिलेटेड है, इसके अंदर का तो नहीं पूछेगा, बट क्या पता उसका दिमाग घूम जाए, पूछ ले कि कानासाकिस वाइल्ड फायर चार्टर किससे रिलेटेड, तो ये G7 से रिलेटेड है, ठीक है। और G7 का एक क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान भी इसके अंदर लेके आए हैं लोग, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1975 में, ठीक है। और इसकी पहली समिट हुई थी फ्रांस के अंदर। तो एस्टेब्लिश कब हुआ? 1975 में हुआ था। और 1998 में इसको रशिया को ऐड करके G8 बना दिया था। फिर 2014 में रशिया को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, जब रशिया ने इसको हथिया लिया था। तो जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया तो इन्होंने उसको बाहर निकाल के फिर G7 बना दिया, ठीक है। तो 1975 में G7 बना, 1998 में G8 बना, ठीक है। 8 से 1998 G8, ठीक है। और उसके बाद 2014 में फिर से ये बन गया क्या? G7। कौन कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर? यूएस तो हो गई, ठीक है। तो सारी जो बड़ी इकोनॉमी है वो आपको इसके अंदर मिलेंगी, बट चाइना इंडिया इसके अंदर नहीं है, ये भी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक। तो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, कनाडा और जापान, ठीक है। तो जापान भी बड़ी इकोनॉमी है, कनाडा यूएस का पड़ोसी है तो ये भी एडेड है, इटली मेलोनी वाली तो ये तो है ही, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस भी है और यूके भी है, तो ये साथ है, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है याद करना। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्या है कि 113 जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, कि जो समिट हुई है उसके अंदर बायोलॉजिकल हजार्ड इन वर्किंग इन्वायरमेंट कन्वेंशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। कि जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसके वजह उसमें जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसको अभी रिसेंटली इसमें अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और इसका जो कन्वेंशन नंबर है वो है 192, ठीक। ये भी याद रख लेना, कई बार क्या है कन्वेंशन नंबर दे के भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रीटी है फॉर वर्कप्लेस बायोलॉजिकल थ्रेड्स। तो बायोलॉजिकल थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं उससे रिलेटेड ये पहला जो है ट्रीटी है। क्या कौन से नंबर का ट्रीटी है? 192 नंबर का। किसका है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ILO का, ठीक है। कब एस्टेब्लिश की गई थी ILO? 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलास के अंदर, और 1946 में पहली UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी। 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है ILO को, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है इसका वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रिसेंटली इसको टोंगा ने ज्वाइन किया था, टोंगा ने, सॉरी टोंगा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या है कि बायोलॉजिकल हजार्ड से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक कन्वेंशन अडॉप्ट की है, उस कन्वेंशन का नंबर है 192। और कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1919 में। और इसको ग्लोबल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था 1969 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका ILO के बारे में। उसके बाद है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उसके विनाश को रोकने के लिए ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, क्योंकि आपको पता है जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो कोविड-19 है ये भी एक बायोलॉजिकल वेपन था, और आपने देखा कितने लोग मरे। मतलब ये कॉन्स्पिरेसी है, आई डोंट नो कि था या नहीं था, बट क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो बहुत मास डिस्ट्रक्शन करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो इसीलिए इसको जो है इनको रोकने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। और इसकी 50th एनिवर्सरी जो है रिसेंटली सेलिब्रेट की है, और इसमें इंडिया फ्रांस ने एक जॉइंट ट्रैकिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके अंदर? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। अब ये कौन से ऐप हैं, एक्ट हैं, इनके अंदर मत घुसना ज़्यादा, फिर तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो कब ये साइन हुई थी? 1972 में। जो बायोलॉजिकल कन्वेंशन है, वेपन्स कन्वेंशन, ये 1972 में साइन हुई थी, और ये एक्टिवेट हो गई थी 1975 से, ठीक है। ये पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मेंट ट्रीटी है जो कि जो आपके बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको बैन करती है, बायोलॉजिकल वेपन्स को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था जिनेवा वाला? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में है, ठीक है। और मेंबर्स इसके 188 हैं। साउथ सूडान ने रिसेंटली 2023 में इसको ज्वाइन किया था। अब इसके नॉन सिग्नेटरीज देख लेना एक बार। नॉन सिग्नेटरीज में इसराइल है, बस ये जरूर याद रख लेना। बाकी तो ये चैट, जिबूटी और इरिट्रिया और किरिबती कोई नहीं पूछ रहा, बट ये जरूर देख लेना कि
इसराइल ने इसको साइन नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है पूछ ले एक स्टेटमेंट में कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो इसराइल ने साइन की हुई है नहीं, ठीक है। इसके बाद है इंटरपोल। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस है, जैसे इंडिया की पुलिस है ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे पुलिस है। तो इंडिया की रिक्वेस्ट पे इंटरपोल ने जो है कोई एक न्यू सिल्वर नोटिस जो है ये निकाला था, इशू किया था किसके लिए, कि जो हिडन फॉरेन एसेट्स हैं इंडिया के, जो फ्यूजिटिव्स हैं लोन लेके बाहर भाग जाते हैं, तो उनके जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको ट्रेस किया जा सके, ठीक है। तो इसको इसमें कोऑर्डिनेट किसने किया था, सीबीआई के भारत पोल ने। तो एक तो इंटरपोल है, एक इंडिया में भी है इंटरपोल के जैसा भारत पोल, ये किसका है, सीबीआई का। ये भी याद रखना, यूपी पीसीएस में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो भारत पोल है किसका है, तो ये सीबीआई का है, ठीक है। और ये 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी, इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो बस थोड़ा सा जानने के लिए, बाकी इंटरपोल क्या है मैंने बता दिया। सिल्वर नोटिस इशू कर रखा है इसने फ्यूजिटिव्स के लिए भारत के, और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और जैसा इंटरपोल है ऐसे ही भारत में सीबीआई का भारत पोल है, जो कि इंटरपोल से कम्युनिकेशन करके और इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए बनाए हैं। तो क्वाड ये भी बहुत न्यूज में रहा है आजकल, ट्रंप जब से आया है। पहले जब ट्रंप आए थे तो इसको रिवाइव कर दिया था, अब जब ट्रंप आया तो इसको डेड करने पे चला हुआ है, उसका भी दिमाग का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये विलिंगटन डिक्लेरेशन है उसके अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये विलिंगटन डिक्लेरेशन कहाँ पर साइन हुई थी, यूएसए में हुई थी, ठीक है। और क्वाड कैंसर मूनशूट ये भी इसके अंदर ही लॉन्च हुआ था। ये तो मतलब इतना विलिंगटन डिक्लेरेशन जो है ये याद कर लो कि क्वाड से रिलेटेड है, बाकी तो स्पेसिफिकली कोई इतना अंदर का नहीं पूछेगा। एस्टेब्लिश कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, ये 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी। जैसे बहुत से लोग देख लेते हैं, सोचते हैं कि अभी रिसेंटली ही ये ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्वाड, तो शायद ये रिसेंटली ही जो है एस्टेब्लिश हुई होगी, बट एक्चुअली में ये 2007 में ही एस्टेब्लिश हो गई थी। और जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनके जो है दिमाग से इसका जो आइडिया था वो आया था, ठीक है। तो शिंजो अबे का आइडिया था ये। इसको रिवाइव किया था 2017 में, ट्रंप ने किया था। अब क्या हो गया, छोड़ो खैर, ठीक है। तो फर्स्ट इन पर्सन जो समिट है इसके व्हाइट हाउस में, ये 2021 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कोई नहीं क्योंकि इनफॉर्मल है, और मेंबर इसके चाह रहे हैं इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो क्वाड की ये समझ लो बस कि क्वाड जो है 2007 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, यही जानने लायक है। और विलिंगटन डिक्लेरेशन जो है रिसेंटली कंडक्टेड क्वाड का, तो ये क्वाड से रिलेटेड है अगर पूछ लिया जाए, ठीक है। इसे बताता है बिम्स्टेक। अभी जो बिम्स्टेक है इसमें आपको ज़्यादातर भारत के पड़ोसी देश मिलेंगे, सारे ही पड़ोसी देश मिलेंगे एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो इस टेररिस्ट कंट्री को छोड़ के बाकी सारे इसके मेंबर्स हैं, 7 मेंबर है इसमें टोटल। तो बांग्लादेश भी है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। और थाईलैंड एक ऐसा है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो थाईलैंड एक एक्स्ट्रा है, तो हमने पाकिस्तान को तो निकाल दिया और थाईलैंड को इसमें ऐड कर लिया, ठीक। तो ये बिम्स्टेक के हैं। बिम्स्टेक एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ये याद रखना, 1997 में, ठीक है। और पहली समिट इसकी 2004 में हुई थी, और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, ये भी याद रखना। याद क्या रखना, आप अगर सुन रहे हो तो आपको वैसे भी दिमाग में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेन। तो 6 समिट जो हुई थी बैंकॉक में, उसमें विजन 2030 जो है ये अडॉप्ट किया गया था, और इंडिया जो है पहला बिम्स्टेक गेम्स जो है ये आयोजित करेगा 2027 में, ठीक है। तो ये कुछ जानने लायक बातें थी अभी रिसेंट समिट से। बिम्स्टेक के मेंबर मैंने बता दिए, पाकिस्तान को छोड़ दो और थाईलैंड को जोड़ दो, ठीक है। 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो बिम्स्टेक है वो एस्टेब्लिश हुआ था, और पहली इसकी समिट हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर है इसके ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। इसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने पढ़ा था किसके अंदर आता है, ब्रिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो न्यू, और इसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ देखा था, शंघाई में देखा था, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया जो है 9th मेंबर बना है अब रिसेंटली। अच्छा, अब आप सोचो कि अल्जीरिया ब्रिक्स का तो मेंबर नहीं है, तो फिर इसका कैसे मेंबर बन गया। तो ऐसे घुमाने के लिए पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया जो मेंबर है, आप इसको कर दोगे रॉन्ग, कि जो ब्रिक आप सोचोगे कि ब्रिक्स का मेंबर है तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ब्रिक्स की मेंबरशिप अलग है और न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप अलग है। तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है कि अगर आप ब्रिक्स के मेंबर बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन जाते हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ तो 11 मेंबर है, यहाँ तो 9 मेंबर है, ठीक है।
हाँ, लेकिन इसमें जो फाउंडिंग जो नेशंस है ब्रिक्स, वो जरूर इसमें से आ रहे हैं, और 55% वोटिंग पावर जो है ये इन्हीं के पास है। 9th मेंबर इसका अल्जीरिया बना है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये 2014 में स्टेब्लिश किया गया था, 6th ब्रिक्स समिट जो थी उसमें, और इंडिया के जो केवी कामत थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में, पहले बता चुका हूँ। मेंबर इसके वो 5। अच्छा, इसका बांग्लादेश भी मेंबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश जो है, अब आप देखोगे बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है, ठीक है। यूए, इजिप्ट, ये दोनों तो अब ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन अल्जीरिया जो है ये ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, और बांग्लादेश, लेकिन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर है, ठीक है। तो ये याद रखने के वाला फैक्ट क्या है कि अल्जीरिया और बांग्लादेश ये दोनों ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, लेकिन ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंडिया ने रेज कंसर्न किया था कि बार बार क्यों तुम पाकिस्तान को पैसा इशू कर रहे हो। अभी रिसेंटली $1 बिलियन जो है ये पाकिस्तान को फिर से इशू किया गया था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर और स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर। तो ये क्या है दोनों, ये दोनों में जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना समझ लो कि इंडिया ने इसका क्या है कि विरोध किया था। हेडक्वार्टर वगैरह देख लो तो 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है, 1944 में। और ब्रेटन ट्विंस किसको बोलते हैं, एक तो आईएमएफ है और दूसरा वर्ल्ड बैंक, तो ये दोनों ही एस्टेब्लिश हुए थे 1944 में, ठीक है। एक्टिवेट हो गया था 1945 में। फ्रांस पहला कंट्री था जिसने इससे बोरो किया था 1947 में। हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन में है, ठीक है। और इसमें 190 मेंबर है। एंडोरा रिसेंटली, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा। तो बेसिकली बस ये याद रखो कि 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फ्रांस पहला कंट्री था जिसने बोरो किया। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में। इंडिया ने रिसेंटली जो है अपने कंसर्न्स रेज किए थे कि तुम बार बार जो है पाकिस्तान को कैसे फंड दे रहे हो इतना, ठीक है। इसके बाद नाटो का 5% टारगेट। अब नाटो ने क्या, जो नाटो कंट्रीज है उन्होंने क्या टारगेट रखा है कि जो अपनी जीडीपी है उसका एटलीस्ट 5% वो डिफेंस पे खर्च करेंगे, ठीक है। तो एस्टेब्लिश कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 1949 में। कौन से ट्रीटी के अंदर, वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 5 जो है कलेक्टिव डिफेंस, यही इसका मेन है कि अगर आप किसी भी एक नाटो कंट्री पर अटैक कर दोगे तो आर्टिकल 5 जो है एक्टिवेट हो जाएगा, फिर सारी की सारी कंट्रीज मिलकर आप पे अटैक करेंगी, जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स और बेल्जियम, दो जगह पे है, ठीक है। इसके मेंबर्स जो हैं वो 32 हैं, और रिसेंटली किसने ज्वाइन किया था, स्वीडन ने, जो सबसे रिसेंट है, ठीक। तो ये था इसमें मेन। तो स्वीडन ने सबसे रिसेंटली ज्वाइन किया था इसमें, और ब्रुसेल्स और बेल्जियम ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं। आर्टिकल 5 आपको पता चल गया, कलेक्टिव डिफेंस है, और 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था वॉशिंगटन ट्रीटी के अंदर, ठीक। तो ये था आपका नाटो के बारे में। अभी रिसेंटली इसमें क्या टारगेट रखे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च करेंगे अब किस पे, डिफेंस पे। इसके बाद इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। तो इसका रशिया और यूएस ये दोनों इसके पार्ट थे। अब यूएस ने तो इसको पहले ही छोड़ दिया था 2019 में ही, और अब रशिया ने भी छोड़ दिया। इसमें क्या था कि जो बड़ी बड़ी लंबे लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उनको हम लोग नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो वो पता करके रखेंगे कहाँ पे हमने डिप्लॉय की हुई है, जिससे क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो और न्यूक्लियर वार का जो खतरा है वो कम रहे। बट एक्चुअली में क्या है कि पहले तो यूएस निकल गया 2019 में, अब इससे रशिया भी निकल गया है, ठीक है। तो ये किसी काम की नहीं रही। साइन कब हुई थी, 1987 में। और रेगन और गार्बाशॉव, तो रेगन जो थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएस के, ठीक है। और गार्बाशॉव जो थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे किसके, रशिया के। उस टाइम पे तो यूएसएसआर होता था, ठीक है। तो पहली न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था ये, जिसके अंदर क्या था कि 500 से 5500 किलोमीटर की जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि तो आपको पता है डिस्ट्रॉय तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो यूएस ने 2019 में, और अभी जो ये डेड हो गई है पूरी ट्रीटी। क्या नाम है इसका, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। किस किस के बीच में थी, रशिया और यूएसए के बीच में। 1987 में ये साइन की गई थी, किसके द्वारा, रेगन और गार्बाशॉव के द्वारा। 2019 में यूएस निकल गया, अब रिसेंटली इसमें से रशिया भी निकल गया है। अब है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी रिसेंटली क्या है, कुछ अफ्रीकन नेशन जैसे बुर्किनो फासो, माली और नाइजर, इन तीनों ने विड्रॉ कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि ये वेस्टर्न बायस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है।
1998 में ये रोम स्टैट्यूट के अंदर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। जुलाई 2002 से जो है फोर्स में आया था। पहली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये जेनोसाइड और वार क्राइम्स के लिए। पहली वर्डिक्ट क्या दी थी ये छोड़ो। एक नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और बेनिया इसका मेंबर बना था 124th। ठीक है। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी या पार्ट है? नहीं। क्या यूएस या चाइना, इजराइल, रशिया ये इसका पार्ट है? नहीं। तो इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। यूएस भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, चाइना भी नहीं है और इजराइल भी नहीं है। ठीक है। तो रिसेंटली बुर्किना फासो, माली और नाइजर इन्होंने भी छोड़ दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वेस्टर्न बाइस की वजह से। ठीक है। 1998 में रोम स्टैट्यूट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और फोर्स में आए थे 2002 से। ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है याद कर लेना, हेग नीदरलैंड में। ठीक है। अब जिसकी हम बात कर रहे थे यूएन क्लोज की, जो कोस्टल और जो जोन्स है उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इंटरनल वाटर कहाँ तक रहता है, टेरिटोरियल वाटर कहाँ रहता है और क्या क्या वहाँ पर परमिशंस रहती हैं। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर्स। ठीक है। यानी कि जो बेस लाइन है। अब इसके अंदर जो भी वाटर रहेगा वो सारा का सारा क्या है? इंडिया का है। ठीक। यहाँ पर एब्सोल्यूट सोवरेटी है इंडिया की। कोई पैसेज राइट नहीं मिलेगा बिना परमिशन के। इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है। तो यहाँ पे 100 एब्सोल्यूट सोवरेटी है 100%। और अगर यहाँ पे पैसेज करना है तो इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है टेरिटोरियल सी। ठीक है। तो यानी कि इंडिया की टेरिटरी थी और इससे लगता हुआ सी, तो टेरिटोरियल सी आया सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कॉन्टेजियस जोन पहले आएगा या टेरिटोरियल सी। तो सबसे पहले तो इंटरनल वाटर आया, उसके बाद आया टेरिटोरियल सी। ठीक है। और ये भी सोवरेन टेरिटरी है जिसमें राइट टू ऑफ इनोसेंट पैसेजेस है। ठीक है। मतलब यहाँ से कोई शिप जो है वो गुजर सकता है बशर्ते इंडिया की सिक्योरिटी को उससे कोई खतरा ना हो रहा हो। दूसरा, वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज। सबमरीन इस एरिया शक्ति समुद्र के उन्हें तट पे रहना पड़ेगा और अपना जो फ्लैग है वो इस तरह से ऊपर दिखाना पड़ेगा। अगर किसी के टेरिटोरियल सी में कोई सबमरीन घूम रही है तो उसको सरफेस पे रहना पड़ेगा और अपना जो फ्लैग है वो ऊपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ तक होता है टेरिटोरियल सी? बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक। इनोसेंट पैसेज यहाँ पर अलाउड है, लेकिन जो खतरा है वो नहीं होना चाहिए इंडिया की सॉवरेटी को। दूसरा, यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, लगातार चलना पड़ेगा अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो। ठीक है। परमिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक आता है आपका कंटेजियस जोन। ये कंटेजियस जोन जो है ये बफर जोन है बेसिकली। ठीक है। और यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट रहते हैं। जो एक कंट्री है उसके कस्टम लॉज यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है। फिजिकल जो लॉज हैं वो काम करेंगे, टैक्स लॉज जो हैं वो काम करेंगे। ठीक है। इमिग्रेशन के लॉज काम करेंगे और सैनिटरी लॉज जो हैं ये भी काम करेंगे। जैसे सजा के, मान लिया कोई कैदी है वो इंडिया से भाग रहा है तो उसको यहाँ पर जाकर के पकड़ा जा सकता है। ठीक है। पकड़ा तो खैर उसे बाहर भी जाके सकता है, बट मतलब यहाँ पर क्या है कि इंडिया के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कहाँ से? 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक। कैसे लॉज? जो टैक्स लॉज हैं बेसिकली वो यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक। और ये बफर जोन है। तो सबसे पहले बेस लाइन देखिए। बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक कौन सा है? टेरिटोरियल सी। यहाँ पर आप इनोसेंट पैसेज अलाउड है बट रुक नहीं सकते और सबमरीन को सरफेस पे रहना पड़ेगा अपना झंडा दिखा के। 12 से 24 नॉटिकल माइल बफर जोन है। यहाँ पे इंडिया के जितने भी टैक्स हैं वो सब एप्लीकेबल रहेंगे और ये बफर जोन है। ठीक है। इसके बाद जो बेस लाइन है उससे 200 नॉटिकल माइल तक रहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो यानी कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, ये जो भारत की इंटरनल वाटर की जो बेस लाइन है या कोस्ट लाइन है, वहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या है कि भारत यहाँ पर फिशिंग कर सकता है। ठीक है। कोई तेल मिलेगा तो वो इंडिया का होगा, कुछ यहाँ पर रिसोर्स मिलेगा तो वो सब इंडिया को बिलोंग करेंगे। कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल तक। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑयल हो, विंड हो, नेविगेशन से रिलेटेड हो और फिश हो, ये सब कुछ अलाउड है 200 नॉटिकल माइल्स तक और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। अच्छा, SEZ जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल देते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन समुद्र पे नहीं होते, लैंड पे होते हैं। लैंड पे होते हैं आपके समुद्र में होते हैं आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। अब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद आ जाता है आपका हाई सी, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था कि
यहाँ पर जो मरीन पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए भी रिसेंटली ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तो फिर आ जाता है हाई सी। अब ये जो हाई सी है ये ओपन है, इसमें किसी का नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहाँ पर पूरी फ्रीडम है नेविगेशन की। ऊपर आसमान में प्लेन उड़ाओ, नीचे चाहे जहाज चलाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये गवर्न किसके होते हैं? डीप सी बैंड गवर्न बाय ISAS कॉमन हेरिटेज, ये तो छोड़ो, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि हाई सी जो यहाँ पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती किसी पे, जो कि 200 नॉटिकल माइल के बाद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल वाटर होता है जहाँ पे 100% एब्सोल्यूट सोवरेटी है और जहाँ पर परमिशन लगी हर एक चीज़ की। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी है जहाँ पर इनोसेंट पैसेज अलाउड है, और लेकिन सबमरीन को सरफेस पे रहना पड़ेगा विद फ्लैग। और इनोसेंट पैसेज मतलब अलाउड है, तो यहाँ पर जो है शिप वगैरह वो रुक नहीं सकते हैं। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक है कंटेजियस सी, जहाँ पर इंडिया के जो टैक्स लॉज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। और 200 नॉटिकल माइल तक आता है बेस लाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर फिशिंग और पेट्रोलियम वगैरह जो भी मिलेगा वो इंडिया का होगा, फिश सब इंडिया की बिलोंग करेगी। उसके बाद आपका आ जाता है हाई सी, जहाँ पर कोई किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये ओपन सी है, सबके लिए है, जितने भी देश हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये था आपका मेन जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उनके जो रिसेंट समिट्स थे वो मैंने आपके करा दिए हैं मेन, ठीक है। अब करने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन HCS में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, स्टिल मैंने और ज़्यादा डिटेल में ही करा दिए हैं, जितना पूछा जाता है उससे ज़्यादा ही डिटेल मैंने कवर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं रिवीजन के। पहले हमने देखा था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी समिट तियानजिन चाइना में हुई थी, और यहाँ पर जो मेन था कि मेंबर्स कितने थे? 11 थे। और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2001 में। इंडिया इसका मेंबर बना था 2017 में पाकिस्तान के साथ। जो 11 मेंबर हैं उसमें चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो, बेलारूस रिसेंटली, और जो चाइना के दोस्त हैं जैसे पाकिस्तान, रशिया, ये होंगे, और इंडिया और ईरान इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये थे 11 आपके SCO के अंदर। इसके बाद आसियान का हमने देखा था, इसमें भी 11 हैं, और टिमोर लेस्टे जो है ये रिसेंटली बना है, 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर। बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर ही एक और इस्टेब्लिश हुआ था, कौन सा? बिम्स्टेक, ठीक है। इसके बाद आता है 70th ब्रिक्स समिट रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। ब्रिक्स के भी अब 11 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे रिसेंट है वो है इंडोनेशिया। वियतनाम जो है वो पार्टनर है लेकिन वो मेंबर नहीं है। और इसमें ब्रिक्स में के बाद ICU कर लो, या फिर इसको सीधा सीधा समझ लो, इरिट्रिया और इजिप्ट ऐड हुए हैं, ईरान ऐड हो गया है, मिडिल ईस्ट से UAE और सऊदी अरेबिया ऐड हो गए हैं, और रिसेंटली इंडोनेशिया ऐड हो गया है, ठीक है। 2009 में ब्रिक बना था, उसके बाद 2002 में जब साउथ अफ्रीका मिल गया इससे तो ब्रिक्स बन गया ये। इसके बाद आता है COP30, कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, और इसमें जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड है ये एस्टेब्लिश किया गया। UNFCCC जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 की अर्थ समिट में, और पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP थी वो बर्लिन जर्मनी में हुई थी। UNFCCC का जो सेक्रेटरी है बोन जर्मनी में है। टैक्स का US लेड है ताकि जो सप्लाई चेन है वो बनी रहे, किसकी? क्रिटिकल मिनरल्स की, सेमीकंडक्टर्स की। इसमें भी 11 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया है, और ताइवान और EU इसके पार्टनर नहीं है। तो ये US लेड है, तो US के फ्रेंडली कंट्रीज यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रांस, जर्मनी या EU नहीं मिलेगी, ना इटली मिलेगा, ठीक है। कौन कौन है? USA है, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान और इजराइल, ये तो फ्रेंड हो गए। उसके बाद मिडिल ईस्ट से देखें तो UAE और कतर है, और साउथ कोरिया भी दोस्त है, आपको पता है। उसके अलावा सिंगापुर, ग्रीस और इंडिया, ठीक है। तो ये जो फंसाने वाले जो कंट्रीज़ हैं ये मैंने आपको बता दिया अलग से। किम्बरले प्रोसेस हीरे से रिलेटेड है, 2000 से शुरू हो रहा है ये, कि जो ब्लड डायमंड्स है बेसिकली उनका व्यापार ना हो। इंडिया ने इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रिसेंटली इंडिया को मिल गई है, ठीक है। ICSTT जो हाई सी का होता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, जो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इंडिया का नहीं सभी कंट्रीज़ का, वो 200 नॉटिकल माइल तक रहता है। 200 नॉटिकल माइल के बाद जो बचता है वो हाई सी होता है, जहाँ पर किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होता। तो वहाँ पर ही जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बनाए जाए, इसके लिए जो BBNJ जो है ये रेटिफाई किया गया है। इंडिया गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन के फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। और जी ये 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है। शायद मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, तो इस बार एक बार देख लेना GCC को, ठीक है। और इसकी जो पहली समिट है अबू धाबी में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद, सऊदी अरबिया में। कौन कौन पार्ट है इसके? पहले भी बताए थे, UAE, सऊदी अरब तो होंगे ही, फिर कै वाले होंगे, कतर और कुवैत, और उसके बाद ओमान और बहरीन, ठीक है।
ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी यूएन की है और बाइंडिंग है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का पेंडेमिक एग्रीमेंट जो है ये वैक्सीनेशन के लिए है। G7 कंट्रीज आपको पता ही है कौन कौन सी, बहुत टफ नहीं है। 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1998 में G8 बना, 2014 में फिर से G7 बन गया, ठीक है। और इसका बस ये याद कर लेना कि ये जो कानासाकीस वाइल्ड फायर चार्टर है ये G7 से रिलेटेड है। ILO 113 जो इसका कन्वेंशन, सॉरी 192 जो कन्वेंशन है ये ऐड हुआ है, और ये किसके लिए है, जो बायोलॉजिकल हैजर्ड होते हैं काम पे उससे। 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, 1946 में पहले यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था, 1969 में नोबेल पीस प्राइज जीता था, और हेडक्वार्टर इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है इसको साइन नहीं किया है इसराइल ने, ये याद रखना। और 1972 में साइन हुई थी, 1975 से चली आ रही है, बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए है ये, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका भी जेनेवा में है, जैसे कि IL इंडिया की पुलिस है, ऐसे इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल, ठीक है। और भारत पोल जो है ये CBI का है। क्वाड 2007 में शिंजो बे का आइडिया था, तो 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था, और विलिंगटन डिक्लेरेशन जो है ये क्वाड से रिलेटेड है। बिम्स्टेक की बात करें तो 6 समिट हुई थी बैंकॉक में, और इंडिया जो है पहला बिम्स्टेक गेम जो है होस्ट करेगा 2027 में। 1997 में बिम्स्टेक एस्टेब्लिश हुआ था, इसके हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। भारत के सारे पड़ोसी हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, और उसके अलावा हमने इसके स्क्वाड किया हुआ है थाईलैंड को। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का है, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है वो उसके लिए ब्रिक्स जरूरी नहीं है, इसलिए इसका जो पार्टनर है वो नाइजीरिया और बांग्लादेश भी इसके पार्टनर है, जबकि वो ब्रिक्स के पार्टनर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा IMF कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1944 में। नाटो का 5% टारगेट है। रिसेंटली नाटो में कौन ऐड हुआ था, स्वीडन, जो कि 32nd कंट्री है। आर्टिकल 5 के बारे में बता दिया। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो है ये अब खत्म हो चुकी है, रशिया और US के बीच में थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी ना तो इंडिया है, ना रशिया है, ना चाइना है, ना इसराइल है, ना US है, ठीक है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने भी इसको छोड़ दिया रिसेंटली। 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 2002 में शुरू हुआ है, ठीक है। आर्मेनिया इसका मेंबर बना था 124th, और हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो UN क्लोज की मैंने बता दी थी। पहले बेस लाइन आती है, उसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी है, 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक कंटेजियस सी है, जहाँ पे आपके टैक्स के जो आपके एक्ट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ चलेंगे, लॉस। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, और उसके बाद हाई सी आ जाता है आपका, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ मैप बेस्ड जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट से मैप देखेंगे, सारे तो हम देखना बैठेंगे नहीं, जो जिन्होंने हेडलाइन बनाई है सिर्फ उनको कवर करेंगे। मतलब ये आ जाए तो एटलीस्ट ये नहीं आपके होने चाहिए, बाकी कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑपरेशन जो एब्सोल्यूट रिसोल्व है इसके बारे में आपको पता होगा कि जो US की फोर्सेस थी वो इधर गई थी, कहाँ पर, वेनेजुएला में, और यहाँ से जो इनके राष्ट्रपति है उसको उठाकर ले गई थी, मदुरो को, ठीक है। निकोलस मदुरो उसका नाम था, और उसकी वाइफ को भी, ठीक है। तो इसका नाम क्या था ऑपरेशन का, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसोल्व, यानी उनकी नज़रों में वो क्या कर रहे हैं कि रिसोल्व कर रहे हैं एब्सोल्यूटली। अब उनका कहना क्या था, क्यों कर रहे थे वो इस चीज़ को, कि जो ड्रग्स वगैरह हैं वो ड्रग्स कार्टेल जो है वेनेजुएला से भेजे जाते हैं US में, ये उनका आरोप था, तो इस आरोप में उसको उठा के ले गए। बट एक्चुअली में जो रीज़न था वो था ओरिनोको बेल्ट। अभी जो ओरिनोको बेल्ट है ये क्या है, यहाँ पर 17% ऑफ ग्लोबल क्रूड जो है वो मिलता है, ठीक है। जैसा आपकी पता है कि जो रिजर्व के मामले में जो वेनेजुएला है उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं किसके, क्रूड ऑयल के, और उस क्रूड ऑयल में भी जो ओरिनोको बेल्ट है ये पड़ती है आपकी कहाँ पर, वेनेजुएला में। ये पूछा जा सकता है मैचिंग में कि ओरिनोको बेल्ट कहाँ पड़ती है, तो ओरिनोको बेल्ट जो है ये आपकी पड़ेगी वेनेजुएला में, और यहाँ पर 17% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। कहाँ पड़ेगा, वेनेजुएला में। अब वेनेजुएला की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये जरूर याद कर लो, ये है आपकी कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना, ठीक है। तो एक तरफ इसके पड़ेगा कोलंबिया, कोलंबिया से भी लड़ाई चल रही थी अगर आपको याद हो तो। एक तरफ ब्राज़ील है, ब्राज़ील से भी चिढ़ा हुआ है ये USA, किसकी वजह से, ब्रिक्स की वजह से, और एक गुयाना। तो ये तीन याद कर लो, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना, और इसके एक तरफ है कैरिबियन सी, ठीक। तो ये थी इसकी ज्योग्राफी किसकी, वेनेजुएला की, क्योंकि न्यूज़ में था तो मैंने इसको करा दिया है। तो ओरिनोको बेल्ट ये जरूर याद कर लेना कि ये वेनेजुएला के ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है ऐसे क्यूब रीजन, ठीक है। अब इसको ऐसे क्यूबो बोलूँ, ऐसे क्यूबो ही बोल देता हूँ, चलो। एक तो ये अलग अलग भाषाओं में रहते हैं
तो एसेक्यूबो रीजन, अब ये भी जो है आपका वेनेजुएला से रिलेटेड है, बट ये वेनेजुएला में नहीं है। एसेक्यूबो रीजन जो है ये आपका है गुयाना में। जैसे हमने पहले देखा था ना कि गुयाना जो है ये आपका बॉर्डर करता है किससे, वेनेजुएला से। तो गुयाना में आपको मिलेगा ये एसेक्यूबो रीजन। ये क्या है एसेक्यूबो रीजन, ये ऑयल रिच जंगल है, ठीक है। वैसे ही जंगल है लेकिन यहाँ पे ऑयल बहुत सारा है। तो वेनेजुएला क्या है बार बार इस पर अटैक करके इसको हड़पने के चक्कर में था, जब तक पकड़ा नहीं गया था ट्रंप के द्वारा, ठीक है। मदुरो की गिरफ्तारी से पहले की बात है। तो बस इतना याद रखना कि एसेक्यूबो रीजन कहाँ पर है, ये भी आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, बट ये जंगल है और ये आपका है गुयाना में। इससे पहला जो हमने रीजन देखा था ओरिनोको बेल्ट, ये आपका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना, ठीक है। गुयाना की बॉर्डरिंग कंट्रीज आई डोंट थिंक कि पूछेगा, बट स्टिल एक तो वेनेजुएला तो हो गई, ब्राज़ील भी है, ठीक है। गाना, एक तीसरा है सुरीनामा, ठीक है। तो ये तीन मतलब ये जो अलग है ये सुरीनामा है, बाकी दो तो ये बिल्कुल सेम वही है जो कि आपके वेनेजुएला वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्यूबा, अगला नंबर क्यूबा का था। अगर जो ईरान बीच में नहीं आता तो अभी तक क्यूबा के ऊपर भी अटैक कर चुका होता यूएस, ठीक है। तो क्यूबा के लोकेशन देख लो, ये लैंड बॉर्डर जो है किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। तो एक तरफ इसके मैक्सिको पड़ेगा, एक तरफ जमाइका पड़ेगा, एक तरफ हैती पड़ेगा और एक तरफ बहामास और एक तरफ फ्लोरिडा। ये इसके चारों तरफ है, ठीक। मैक्सिको, जमाइका, हैती, बहामास और फ्लोरिडा। इसके बाद आपका है ग्रीनलैंड के पीछे भी पड़ा हुआ है ट्रम्प तुम्हारा, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है क्वाने फील्ड की वजह से, क्वाने फिजेल्ट के वजह से। अभी यार इनको बोलने में भी क्वानिफ जेल्ट, ठीक है। तो ये क्वानिफ जेल्ट जो है यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यूरेनियम, ठीक है। इसकी वजह से पीछे पड़ा हुआ है, और एक क्रिंगलर ने। तो इन दो की वजह से जो ग्रीनलैंड है इसके पीछे भी यूएस पड़ा हुआ है। तो अगर मैचिंग में पूछ ले कि जो क्वानफेल्ड है और जो क्रिंगलैंड है किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रीनलैंड से रिलेटेड है। बस और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपका है मेन जो असली है ये, ठीक। ये क्या है, ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस और क्रूड से रिलेटेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि ईरान जो है ये अटैक कर रहा है इनके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो यहाँ के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और जो यूएस और इसराइल है ये ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा देख लो कि कौन सा किसका है। तो जो खर्ग आइलैंड है ये किसका है, ये खर्ग आइलैंड ईरान का है, ठीक है। इसके बाद साउथ पार्स ये भी ईरान का है। इसके बाद जो रास लफान है, ये रास लफान आपका कतर का है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, रास लफान एक तो एलएनजी से रिलेटेड है। अब इंडिया में भी एलएनजी की जो कमी है वो महसूस होने लगी है। तो ये जो एलएनजी है ये आपका आता है कतर से हमारे लिए, ठीक है। तो कतर की जो रास लफान है, अब हमको ये रास नहीं आ रहा है कि एलएनजी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो ईरान है वो इस पर अटैक कर रहा है। तो बस ये याद रखना कि जो रास लफान है ये कतर की है, ठीक। अब है एडीसीओपी पाइपलाइन। ये जो एडीसीओपी पाइपलाइन है इसके जरिए यूएई ने क्या किया हुआ है कि इसने स्ट्रेट ऑफ जो हर्मुज है इसको बाईपास करके सीधा यहाँ तक इसको ले आया, और फोर्ट ऑफ फुजीरा इसने यहाँ पर बनाया हुआ है ओमान की खाड़ी में, यानी गल्फ ऑफ ओमान में। तो यहाँ से क्या है कि ये डायरेक्टली अपना क्रूड ऑयल सेल कर सकता है और किसी को इसको पास कर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पूछ लिया जाए कि एडीसीओपी पाइपलाइन ये किसकी है, तो ये है आपकी यूएई की, ठीक है। और पोर्ट ऑफ फुजियारा जो है, फुजारा बंदरगाह, ये भी आपका यूएई का है। ये कहाँ पड़ेगा, आपका गल्फ ऑफ ओमान में पड़ेगा, ठीक। तो एक बार दोबारा देख लो कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो खर्ग आइलैंड किसका है, ईरान का है। साउथ पार्स ईरान का है। रास लफान कतर का है, ठीक है। और जो पोर्ट ऑफ फुजियारा है ये यूएई का है। ये पाइपलाइन के जरिए क्या है कि इसको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, और यहाँ से ये अपना जो ऑयल वगैरह ये सेल कर सकता है, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो देख लेते हैं हम। तो 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं IOU, जैसे आई लव यू होता है ना, आई लव यू, ठीक है। अब लव तो आजकल चल नहीं रहा मिडिल ईस्ट में, तो IOU चल रहा है, ठीक है। तो आई से आपका हो गया ईरान, एक तरफ ईरान तो हो गई, वो तो रोक के ही बैठा हुआ है। एक यू से हो गया आपका UAE, ठीक, जो पीछे पाइपलाइन बना के ले आया था, कहाँ तक, पोर्ट ऑफ फुजेरा तक। और बीच में है आपका ओमान।
यूएई और ईरान तो याद हो जाएगा, ओमान को देख करके एक बार फिर भी थोड़ा दिमाग से आप फिसल सकते हो देख करके ऑप्शन में। तो ओमान भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है में से है स्टेट ऑफ हरमुज के। तो 3 कंट्रीज़ हैं, ईरान, यूएई और ओमान, ठीक है। स्टेट ऑफ हरमुज से 20% जो ग्लोबल ऑयल है वो पास होता है, तो ये पता ही है, ठीक है। और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ मैंने आपको पहले याद करा दी थी, दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया था, उसके साथ एक यूएई था, ठीक है। फिर कै वाले आ गए थे, कै वाले कौन से थे, कतर और कुवैत, उसके बाद ओमान और बहरीन, ठीक है। तो ये जीसीसी कंट्रीज थे आपके। अब एक पर ईरान की अगर हम ज्योग्राफी देख लें, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें, तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट जो पर्वतमालाएं हैं या जो आपके माउंटेन्स वगैरह ये देख लो, क्योंकि कई बार क्या है कि मैचिंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जाग्रोस माउंटेन जो है ये भी आपकी ईरान में पड़ेगी, और एल्ब्रोज माउंटेन जो है ये भी आपकी ईरान पे पड़ेगी, ठीक है। और ये जो माउंट दामावंद है ये भी आपका ईरान में है। तो ये 3 माउंटेन याद कर लो, एक तो जाग्रोस, एल्ब्रोस और माउंट दामावंद, एल्ब्रोस जाग्रोस, ठीक है। अब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करेंगे, 7 हैं इसके, कुछ ईजी हैं, बहुत याद हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। उसके बाद अज़रबैजान और आर्मेनिया। जब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी तो आपको पता होगा कि इंडिया ने इसी रास्ते से जो आर्मेनिया है उसको बहुत सारे वेपन्स भेजे थे ईरान के रास्ते से, ठीक है। क्योंकि ईरान में क्या है, इंडिया का चाबहार पोर्ट है, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट पड़ता है आपका यहाँ पे। तो इंडिया ने इसी रास्ते से जो है आर्मेनिया को भेजे थे। तो आर्मेनिया डेफिनेटली ईरान से बॉर्डर शेयर करता होगा। अब आर्मेनिया शेयर करता है तो अजरबैजान भी करता है, दोनों ही लड़ रहे थे। तो आर्मेनिया और अजरबैजान भी बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान से, ठीक है। उसके बाद टर्की और तुर्कमेनिस्तान, दोनों में टर्क आ रहा है, तो टर्की और तुर्कमेनिस्तान ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक इराक, ये याद कर लो बस। उसके बाद आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सिंपली लॉजिक से देख लो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान करते हैं एक तरफ, ठीक है। अजरबैजान और आर्मेनिया करते हैं, 2 टर्क वाले करते हैं, टर्कमेनिस्तान और टर्की, ठीक है, और एक इराक, बस, ठीक है। जाग्रोस माउंटेन मिलता है, अल्ब्रोस माउंटेन मिलता है, और माउंट दामावंद मिलेगा आपको ईरान में। इसके बाद अगर इसका देखें इसराइल का, तो इसराइल कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ इजिप्ट से, एक तरफ जॉर्डन से, एक तरफ सीरिया से, और एक तरफ लेबनान से। लेबनान की वजह से ही बार बार जो है अभी सीज फायर टूट जाता है, ठीक है। तो एक तरफ से लेबनान से है, एक तरफ सीरिया, एक तरफ जॉर्डन, एक तरफ इजिप्ट, एक तरफ ये गाजा पट्टी पड़ती है, ठीक है, और जेरूसलम यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो और कुछ स्पेसिफिकली याद नहीं करना है, सिर्फ मेन चीज़ें देख लो कि कौन सा किसको बॉर्डर शेयर करता है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट 4 से शेयर करता है, ठीक है। राफा क्रॉसिंग क्या है कि जो गाजा पट्टी है इसराइल के अंदर, इससे जो है इजिप्ट तक जाने के लिए ये एक पैसेज बनाया गया है। तो यूजुअली क्या है कि अगर गाजा पट्टी से आपको कहीं भी जाना है तो आपको इसराइल के ज़रिए होकर जाना पड़ता था, बट ये एक स्पेसिफिक पट्टी बना दी है जिससे कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो आ सके, और ये डायरेक्टली जो है इजिप्ट के रास्ते जो है आया जाया जा सकता है यहाँ से, जिसको बोला जा रहा है राफा क्रॉसिंग, ये खोल दी गई है, ठीक है। इसके बाद इंडिया के जो बाहर के पोर्ट्स हैं वो अगर देखें तो एक तो चाबहार पोर्ट आपका ईरान में है, ठीक है, और हाइफा पोर्ट आपका इसराइल में है, ये अडानी का है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं बस। तो ये मैंने मेन जो भी मैप का क्रक्स था वो करा दिया। करने को तो देखो बहुत कुछ है, बट इतना कुछ भी पूछा नहीं जाता है, और पूछेगा तो इजी में से कुछ पूछ लेगा, वरना तो फिर बहुत डीप में पूछेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओरिनोकोको बेल्ट ये कहाँ पड़ती है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना, ठीक। इसके बाद एस्किबो रीजन ये कहाँ पड़ता है, ये गुयाना में पड़ेगा, और गुयाना की बॉर्डरिंग कंट्रीज है वेनेजुएला, ब्राज़ील और सूरीनाम, ठीक। क्यूबा किसी से भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है किसके से, मैक्सिको से, जमाइका से, हैती से, बहामास से और फ्लोरिडा से, ठीक है। उसके बाद क्वाजनफेल्ड और क्रिंगरलैंड ये दोनों ग्रीनलैंड में मिलते हैं, जिसके चक्कर में यूएस पागल हुआ जा रहा है, ठीक है। और इधर बात करें तो कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो खर्ग आइलैंड और साउथ पार्ट्स ये ईरान के हैं, रास लफान जो है ये कतर का है, और पोर्ट ऑफ फुजीरा जो है ये आपका यूएई का है, जिसका इसने क्या हुआ है कि पाइपलाइन ला करके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको बाईपास किया हुआ है। इसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तो ईरान है, यूएई है और ओमान है, ठीक है।
जीसीसी कंट्रीज़ में पहले भी कर चुका हूँ, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसके माउंटेन्स की, तो एक जागरोस माउंटेन है, एक अल्ब्रोस माउंटेन है, एक माउंट दावावड है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान आएगा, एक तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया आएगा, 2 टर्क वाले आएंगे, तुर्कमेनिस्तान और टर्की, और एक आएगा इराक। ठीक है, इसराइल की बात करें तो एक तरफ इजिप्ट है, एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ सीरिया, एक तरफ लेबनान है। ठीक है, और ये जो राफा क्रॉसिंग है ये गाजा से इजिप्ट की तरफ है। और ये इंडिया के जो पोर्ट है, हाइफा पोर्ट जो है ये आपका इसराइल में, और चाबहार पोर्ट आपका ईरान में। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें जी, क्रक्स जो है मैंने आपको करा दिया। अब ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो खुद भी गूगल करके। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको क्रक्स पढ़ा दिया है, इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए, बट हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो डिसाइड जो है वो 30 एग्जामिनर के हाथ में होती है, वो किस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ईजी या मॉडरेट तरह के आए तो इस तरह इस लेक्चर से सॉल्व हो जाएंगे। टफ बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए तो फिर वो आपके लिए भी टफ है। आप चाहे 10 घंटे की वीडियो देख लो तब भी आप नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मेन क्रक्स मैंने करा दिया है। पेपर को आपके समय बचा है कम, और इसी क्रम में सिविल सार ने लॉन्च कर दी हैं ये 3 बुकलेट, जिसमें से जो पहली 2 बुकलेट हैं क्वेश्चन बैंक फॉर प्रीलिम्स और करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल, ये सिविल सार पहले ही लॉन्च कर चुका था। और तीसरा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स बनते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, यहाँ पर जो एचसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन है और जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सभी की जो मेन थीम्स है वो हमने इसके अंदर कवर करा दी है। तो इन 3 बुकलेट्स को पढ़ के आप अभी भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रीड कर लिया है तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको यूज़ करिए प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर मिसलेनियस हरियाणा स्पेशल को मैराथन के साथ देखिए ताकि आपके ये तीनों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएं, जिसमें हरियाणा स्पेशल, करंट अफेयर और मिसलेनियस है। और क्विक रिवीजन बुकलेट से जो भी आपका स्टैटिक सिलेबस है वो रिवाइज कर लो। तो इन तीनों से अगर आप पढ़ोगे अभी भी तो आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन बैंक है ये ना पढ़े। अब आप क्या करें कि जो मेरा मैराथन है इनको देखें, जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये जो आपकी दूसरी बुकलेट है करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल यानी समसामयिकी विविध और हरियाणा विशेष, इसको रीड करते रहें, महामैराथन को देखते रहें। लगभग 24 घंटे में मैं इस पूरी बुक को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो 24 घंटे का मैराथन और इससे एक बार रिवीजन कर लो। ये 200 पेज की है लगभग। ठीक है, दूसरा जो क्विक रिवीजन बुकलेट है ये लगभग सिर्फ 100 पेज की है, और इस पूरी बुकलेट को रट डालो बिल्कुल एकदम ढंग से। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन कम है, चाहे उसको गूगल करना पड़े, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं और जहाँ से आपको लगभग ये मान के चलो आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इस क्विक रिवीजन बुकलेट से डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल रट के जानिए, 100 पेज की है ये, और इसको जो है मैराथन के साथ प्रिपेयर करो। इन दोनों को भी अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर लोगे, ये मैंने रिवीजन कॉम्बो के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप इनको परचेज करके पढ़ना शुरू करिए। क्विक रिवीजन बुकलेट सिर्फ 100 पेज की, इसको खुद रट्टा मारियो, डेली 30 पेज भी करोगे तब भी ये कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो करंट अफेयर मिसलेनियस और हरियाणा स्पेशल है इसको मेरे मैराथन के साथ देखो। इन 2 से भी आप अपना सिलेबस 100% अभी भी कवर करके जा सकते हो, और चांसेस हैं कि आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% कर ही लोगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से आपको आइडिया है सब्जेक्ट्स का और थोड़ा बहुत भी आप तैयारी करते हो तो स्टिल चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। टाइम बहुत कम बचा है, वेट मत करो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो और इन दोनों बुक से रिवीजन करो, जिसमें पहली बुक मैं मैराथन के माध्यम से करा रहा हूँ, दूसरी बुक आपसे खुद रीड करनी। तो ये 300 पेज का लगभग रिवीजन कॉम्बो है, और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो क्योंकि आपका सिलेबस पूरा है तो फिर ये आपको इसमें लगभग 1500 से 1800 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे प्रश्न बैंक में यानी क्वेश्चन बैंक में, और इन दोनों से आप 300 पेज में रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसको जो परचेज करने की लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी सिविल सार के, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हो।